trauma, use any medicine, any drugs, alcohol, smoking, caffeine, and use of any psychological illness, and any kind of medical illness, and also excessive exercise and stress. Then I will move on to the history of the female partner, in which I ask her about the menstrual history, age of monarch, and cycle regularity, and present and previous cycle, flow in the cycle, and associated dysmenorrhea and dyspareunia, postcoital bleeding, intermenstrual bleeding. And I will ask about socioeconomic status of the couple, allergies, and medical, associated medical and surgical history, and family history, history of excessive exercise, drugs, and drugs, and history of infections, and history of discharge and pap smear. Okay. Move on. And sir, I will also inquire about the symptoms of headache or hyperthyroidism or nipple discharge in the female. And then I will move on to the examination of the female. The relevant examination are BMI of the patient, any signs of hypo or hyperthyroidism, the galacturia, any yes. And we'll see the discharge. If present, I will take it for I will send for culture, and then I will do bimanual examination to see any tenderness or any mass. Good. Move on. Sir, history and examination to ho gaya. Ab I will ask for the investigation. I will ask the semen analysis which shows azoospermia. I will. एक मिनट, फिर अगर हो गया तो आप फेल होगी, अगर हो गया तो आप फेल होगी। मोहतरमा, मैं आपको वापस लेके जाता हूँ। A patient age 25, married for 5 years, no issue, and the report is her husband is azoospermia. बस एजोस्पर्मिया मैंने एड्डा खुला खुला आपको बताया, आप उधर गए ही नहीं, हस्बैंड का कुछ पूछा ही नहीं, कहा ही नहीं, देखा ही नहीं। आप मेरी पिछले क्लास की पूरी बातें कह दी मुझे, अच्छा हुआ मैंने रिपीट किया। ये पिछली दफा मैंने कहा था 5 साल में कोई टेस्ट वेस्ट नहीं हुए, और उसमें ये वाइफ, पहले दोनों का, फिर वाइफ का, फिर मेल का। आप मेल बिल्कुल इम्तिहान में आप ये नहीं कह सकती कि मैंने मेल का कुछ नहीं पूछना, मैं पर्दादार हूँ। सारा हमने मेल की स्टार्ट की थी ना सर, स्टार्ट की हिस्ट्री से किया था। आपने इस हिस्ट्री में मेल कहाँ डाला है मुझे बताइए? दोनों में एक डाला। I'll ask both age, occupation, family history, medication, ये सब बोला दोनों में। यहाँ स्पेसिफिक है बाबा, वो एजोस्पर्मिया है। हस्बैंड का कोई स्पेशल सवाल पूछो, जो मैंने पिछली दफा कहा था, मेल के सवाल अलग है। मैंने कहा था ना कि नहीं कहा था, और उसमें कहा था उसका क्वाइटस ठीक होता है कि उसके मम्स की हिस्ट्री तो नहीं है, कोई ड्रग्स तो नहीं लेता, कोई एक ही दफा सीमन टेस्ट हुआ है, 2 दफा हुआ है, क्या हुआ है,
ये तो मैंने पिछली दफा भी बताया था आपको। यहाँ उसको चूंकि हमने कह दिया क्वेश्चन में एजोस्पर्मिया, सो हमारा सारा फोकस उस पे होना चाहिए। एजोस्पर्मिया की वजह निकालनी है आपने, वजह निकाल के फिर उसका इन्वेस्टिगेशन करना है, फिर उसकी ट्रीटमेंट करना है अगर हमारे पास कोई है। आपने बिल्कुल मेल को इग्नोर कर दिया। सो आज का मॉरल मोस्ट इम्पोर्टेंट, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं तुम्हें इतना स्ट्रांगली कह रहा हूं ताकि आइंदा आप याद रखो कि यहाँ पे एक मैंने ऐड की है बात, एजोस्पर्मिया। सो आपने ज्यादा वक्त उस पर गुजारना है कि आई विल आस्क द मेल, ये क्वेश्चन पूछूंगी, ये एग्जामिनेशन करूंगी, ये उसके टेस्ट होंगे, ये होगा, वो होगा, वो होगा। मेल पे फोकस कीजिए। वो सारे सवाल जो है उनको बेशक जो पहले दोनों से पूछे, वाइफ से पूछे, उनको थोड़ा सा कंसाइज कर लो, फोकस कर लो और फोकस करो, लेकिन मेल को डायलेट करो। उसका सारे एजोस्पर्मिया की कोई कैसे ढूंढने जा रही हैं आप बात कि एजोस्पर्मिया एग्जामिनर को पता चले। आप जानती हैं कि एजोस्पर्मिया की क्या क्या वजूहात है। शुक्रिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अभी। ठीक। फॉरगेट इट, तुमने क्या कहा सारा। मैं क्लॉक को, स्टॉप वॉच को फिर 0 पे लाता हूं और फिर आपको वही दोहराऊंगा और फिर घड़ी चलाऊंगा, तो आप भूल जाएं कि पहले आपने क्या कहा क्या नहीं कहा। फॉरगेट इट। पेशेंट एज 25, married for 5 years, no issue, no pregnancy, but she has got a report that her husband is azoospermic. बोलिए। So after introducing myself, I will ask the age of both the partners, occupation of the partners, and either they were living together or not. For the 5 years, they were trying to conceive, and the report she is ठीक चल रही है आप, ठीक। asked about his any medical associated condition, any history of surgeries, history of trauma, any drug use, and exercise, alcohol, smoking, caffeine, and psychological illness, specifically any chemical or any chemo or radiotherapy, and history of mumps and any swelling in the scrotum, and history of vaccine travel. वेरी गुड। नाउ माशाल्लाह, अगर आप इस तरह से पहले बोलते हैं, मैं आपको फेल का लफ्ज कभी ना कहता, कभी ना कहता। लेकिन अब आप यू टोटली जंप डाउन टू फ्रॉम बोथ टू मेल, तो अब ब्रीफली जो फीमेल की है 3-4 बातें वो भी कह दीजिए और फिर मेल की तरफ जाए, क्योंकि हमने फिर मेल पे ही रहना है। ठीक है सर। I will also inquire about the menstrual cycle of the female partner and any associated discharge or any history of thyroid or galactoria or any headache. I will also inquire about the medical condition of both the partners and the बस psychological इतना सा काफी है, इतना condition. सा काफी है। अपने मुल्क में पीसीओ बड़ा कॉमन है, उसका भी पूछ लीजिए, उसके वेट और हाइट वगैरह मैं पूछ लूंगी। बस इतना। और नेक्स्ट के अब तक उसकी वाइफ की क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, ताकि हम वाइफ को बिल्कुल एक तरफ कर दें। Up till now she had any investigation or not, बस। ठीक है। फर्टिलिटी रिलेटेड अगर वो पूछ ले तो क्या इन्वेस्टिगेशन कि जी रिलेटेड टू हर ओवुलेशन एंड रिलेटेड टू हर पेटेंट ट्यूब्स, बस इतना सा बोलो। फिर हमने जब वाइफ के इतना सा बोल के खत्म कर दिया, फिर आप
मेल को जितना मर्जी डायलेट कर लो। आप ठीक बोल रही थी, आप ठीक बोल रही थी। फिर बोलिए, मेल मेल से क्या क्या पूछेंगे? सर मेल की क्वेश्चंस अबाउट एनी ट्रॉमा, सर्जरी, एनी मेडिकल कंडीशन, पहले क्वार्टर्स पूछ लीजिए। हिस्ट्री ऑफ कॉइटस, एनी इजैकुलेटरी डिसऑर्डर, बिल्कुल ठीक, एनी बस ठीक, फिर आगे ट्रॉमा चलिए। और ड्रग्स। ठीक, सर ये क्वेश्चंस हैं जो पहले पूछे थे, वही अब क्वेश्चंस वो बोले, फिर बोल दीजिए। पहले रिवीजन करने में कोई हर्ज नहीं होता, ताकि आपको ये बात आज, आई एम सो ग्लैड के शफी ने कह दिया कि सब फर्टिलिटी फिर कर लो। मैं तो उसको डांट दिया, मैंने कहा ये क्या बात हुई यार, हर दफा सब फर्टिलिटी, कोई नया सब्जेक्ट बताओ मुझे। कहता है किसी ने नहीं बताया। तो फिर मैंने कहा चलो कर लेते हैं। तो आई एम ग्लैड कि आई एम डूइंग इट अगेन, आई एम डूइंग इट अगेन। अगर आपको आज का मॉरल, अगर ये कि 5 साल की सफरटी उसमें कुछ बताया जाए कि शी हैड ओवुलेशन टेस्ट और शी हैड ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट और हस्बैंड हैड दिस, तो उसके मुताबिक फिर अपनी आप हिस्ट्री को मॉडिफाई कर लेना है और जो बताई गई चीज है उस पर फोकस करना है। अगर मैं आज के इस क्वेश्चन में ये ऐड किया होता इजोस्पर्मिया के बजाय दैट शी हैड हिस्टोसल्पिंजोग्राम विच शोड ब्लॉक ट्यूब्स, फिर हम ब्लॉक ट्यूब्स पे फोकस करके चलते कि ब्लॉक ट्यूब्स का हम क्या क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर मैं कहता that our investigation shows that FSH is high, AMH is low, फिर हम कहते कि ओवुलेशन प्रॉब्लम है, फिर हम उस पे चलते। और आज मैंने एजोस्पर्मिया कह दिया, अगर मैं कहता ओलिगोस्पर्मिया है, फिर ओलिगोस्पर्मिया पे चलते हम, उसको उस पे फोकस करते। सो आज का मॉरल ये है कि आपको हिस्ट्री में जो एक आध पॉइंट बता दिया गया है, बाकी जनरल को आप जरूर कहो, डोंट जंप ओनली ऑन एजोस्पर्मिया। अगर आप में से कोई ये कहता कि ये हिस्ट्री है तो आई विल आस्क हस्बैंड ये वो और एजोस्पर्मिया एजोस्पर्मिया एजोस्पर्मिया, आप फेल हो जाते। फिर नहीं, ये हस्बैंड के एजोस्पर्मिया पे जंप करने से पहले वही दोनों की हिस्ट्री, वाइफ की हिस्ट्री मुख्तसरन, नॉट डोंट डायलेट टू मच, और करके फिर मेल पे आके हम डायलेट करते, उसको डिटेल में पूछते। चले, मेल की आपने पहले बहुत अच्छा बोला था, दोबारा इतना अच्छा नहीं बोला, फिर बोलिए मेल की क्या हिस्ट्री और क्या करेंगे मेल के साथ? Sir, I will ask the partner about the ages and occupation of the partner. And since 5 years they are married and they are living together and were trying to conceive for the 5 years, is it the first marriage of both the partners or it is a cousin marriage? Then I will ask about the history of male, in which I will ask about her. मेल से पहले हिस्ट्री फीमेल की भी कर लो। पहले मेल की करूं सर, पहले फीमेल की? तो पहले फीमेल को हम छोटी सी करके साइड लाइन कर देंगे ना, फिर हम मेल पे ही रहेंगे ना। ठीक है। I will ask about the menstrual history, her coital history, and use of any since how long they were trying to conceive. Then I will ask about any dysmenorrhea, dyspareunia, any discharge, postcoital bleeding, intermenstrual bleeding, and any symptoms of weight gain, hirsutism, acne, appetite. बिल्कुल काफी हो गया, यहाँ पे कह दिया एनी इन्वेस्टिगेशन शी हैड फॉर ओवुलेशन एंड पेटेंसी ऑफ द ट्यूब्स अप टिल नाउ, बस ये फिक्रा बोल के कि कोई टेस्ट भी हो गए, फिर अब भूल जाएंगे हम उसका जवाब भी नहीं इंतजार करेंगे कि उसकी पेटेंसी ट्यूब्स की ठीक थी नहीं ठीक थी, क्या था ओवुलेशन, अब मेल पे आ जाएंगे। Then inquire about the history of allergies, alcohol, smoking,
and medical condition in both the partners, and I will inquire about any surgery or trauma to the male partner, and history of alcohol abuse, and if yes, then how much amount of alcohol he is taking, history of travel, any history of recent illness, fever, or history of previous viral illness, mumps, and chemical or radiation exposure, um, and psychological illness, and use of antipsychotic drugs, and any swelling in the scrotal area. ठीक 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 हो गया, चलो हो गया, गुड। अब आगे चलिए। उसकी क्या आपके ख्याल में इसकी हाइट बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है? Height of the male. क्लाइंट Yes. रोम में बड़े टॉल होते हैं। ठीक है सर। Height of the male and family history of male. बिल्कुल, फैमिली मेल रिलेटेड सबफर्टिलिटी। गुड। Sir, I will repeat the investigation and compare it. नहीं, इन्वेस्टिगेशन से पहले फिजिकल एग्जामिनेशन खास तौर पर किए ना, एनी प्रेजेंस ऑफ एनी वेरिकोसील, हाइड्रोसील, अनडिसेंडेड टेस्टिस, ऐसे अल्फाज बोले। Okay, then I will move on to the physical examination of the partners. In male partner, I will look for the height and weight of the patient, then any स्पेशली एक्स्ट्रा हाइट, ये ताकि एग्जामिनर को पता चले आप सोच रहे हैं उसकी बात। ठीक है, any gynecomastia, any thyroid symptoms, and I will look for the size of the scrotum, any swelling or undescended testis, and सर इसमें सर हम एक यूटीआई के सिम्टम्स भी इंक्वायर करेंगे पेशेंट से। वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछने तो कोई हर्ज भी नहीं। तो आपने लोकल एग्जामिनेशन में जरा थोड़ा सा डायलेट करना है। I will look for the size and consistency of testes. आपने undescended बोल दिया, और फिर any presence of varicocele, hydrocele, ये अल्फाज बोलने। चल हो गया कि फिर बोलेंगी आप? ठीक है, लोकल एग्जामिनेशन I will बोलिए। size and consistency of the scrotum and undescended testis. Scrotum नहीं, testis. Yes, a size and consistency of the testis, any whether undescended or not, any varicocele, hydrocele, and temperature of the testis. Good. आपने ये सारे अल्फाज एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया में बोलने हैं, चाहे आप खुद एग्जामिन कर रही हैं नहीं कर रही, डजंट मैटर। इम्तिहान में आपको ये आना चाहिए, ऐसे बोलना। चलें, उसके बाद Sir, I will move on to the investigation after that, in which I will repeat the semen analysis. Good. And compare it to the WHO criteria. जो वो तो मैंने बता दिया आपको, एजोस्पर्मिया। फिर क्या करें? Sir, I will do her investigations, FSH-LH levels. Good. Then इस केस में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेस्टिस आर फंक्शनिंग हार्मोनिकली ठीक के नहीं ठीक। So I'll recheck for testosterone and prolactin levels. चलो, और फिर आगे चलो। And sir, karyotyping. Good, very good. Karyotyping. I'll ask for karyotyping. Good. चलो आगे चलो।
फिर इन्वेस्टिगेशंस में और बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस हो गया, चलो बेसलाइन हो गया, आगे चलो। क्या कराएंगे, यही कराएंगे सर और नहीं? भाई वोंट यू वांट टू फाइंड आउट के पहले भूल जाएं आप सारे, मुझे बताइए एजोस्पर्मिया पे हस्बैंड को हो उसके पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या क्या है, ये मुझे बता दीजिए, फिर उससे मुझे अंदाजा होगा आपको एजोस्पर्मिया की कॉजेज पता है कि नहीं पता। सर इसकी ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज होती है जिसमें पर ऑब्स्टेट्रिक कॉज होती है, फॉरगेट इट, एक और सर उसकी ट्रीटमेंट तो सर्जिकल होती है, तो और मैं अगर पूछ ही नहीं रहा तेरे को, गोनेडोट्रोपिन मैंने कॉजेज पूछी आपसे। एफएसएच लेवल्स कम होगा आ, तो आ, ना एफएसएच का कोई ताल्लुक, मैंने आपको कॉजेज ऑफ एजोस्पर्मिया पूछी है, वो आपने 1 2 3 4 बोल दिया बस, आपने एक ऑब्स्ट्रक्शन कह दी, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, और ये किसी ने स्पर्म रिट्रीवल का है, वो तो ट्रीटमेंट पे आएगा, तो कॉजेज बोलिए 1 2 3 4, आप फिर मुझे अंदाजा होगा कि फिर आपको ट्रीटमेंट भी उसके मुताबिक करना होगा। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एजोस्पर्मिया, ये बोलिए। अनडिसेंडेड टेस्टिस गुड, एंड यूज ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स एजोस्पर्मिया नहीं करता, ओलिगो करे। ओलिगोस्पर्मिया, और सर क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, सिस्टिक तो फाइब्रोसिस, आपने बोला ऑब्स्ट्रक्शन, क्लाइनफेल्टर, अनडिसेंडेड टेस्टिस और सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, चलो गुड, ये तो अनकॉमन है लेकिन बोला। मुझे इससे अंदाजा हो गया कि आपको नहीं आता, तो फिर देखिए ना, ये तो बड़ी ज्यादती होगी, हम इसका मतलब मुझे बार बार अगली दफा एनोवुलेशन के ट्रीटमेंट का क्लास लेनी चाहिए, उससे अगली दफा ट्यूबल पेटेंसी की क्लास लेनी चाहिए, क्योंकि ये सब फर्टिलिटी तो आनी ही आनी है इम्तिहान में, कोई ना कोई स्टेशन जरूर होगा। और आज एजोस्पर्मिया की हम बात कर रहे हैं, आपने बोला ऑब्स्ट्रक्शन, क्लाइनफेल्टर, अनडिसेंडेड टेस्टिस, ठीक बोला, फिर कंजेनिटल सिस्टिक फाइब्रोसिस, और नहीं, ये थोड़ा सा आपने चूंकि पढ़ा, रिसेंटली पढ़ा नहीं इस तरह से, इसको जरा सिस्टमेटिकली देखें ना, क्लाइनफेल्टर इज एट बर्थ, दैट मीन द क्रोमोसोमल अनोमलीज, क्लाइनफेल्टर तो एक है ना, जब आप क्रोमोसोमल अनोमली कहते हैं तो बहुत सारी और भी हो जाती, ठीक है। तो क्रोमोसोमल अनोमली में एक क्लाइनफेल्टर है जो ज्यादा कॉमन है, एक आपने ये बोला, फिर बचपन में ही अनडिसेंडेड टेस्टिस भी हो सकता है, राइट, ये 2 हो गई। तीसरा आपने बोला ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्टिव जो है वो कंजेनिटल भी हो सकता है, वास्ट डिफरेंस की डिफेक्ट, या एक्वायर्ड भी हो सकता है, बाद में कोई इन्फेक्शन हो गई, कुछ हो गया, ये 3 बोल दिया आपने। हाँ, एक कंजेनिटल डिजीज सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसके बाद एक्वायर्ड क्या हो सकता है? ट्रॉमा, वेरी वेरी गुड, माशाल्लाह, ट्रॉमा, आपने बार बार हिस्ट्री में बोला मम्स, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, ट्रॉमा में सर्जिकल ट्रॉमा भी तो हो सकता है ना, कि बायोलैटरल विजेक्टमी करवा ली उसने, फिर बीवी से नाराज हो गया, लड़ पड़ा, डिवोर्स कर दी, नई बीवी आ गई, वो कहती है मेरे बच्चे चाहिए, उसने तो विजेक्टमी करवाई हुई है, एजोस्पर्मिया है उसको, बिकॉज ऑफ विजेक्टमी, ये बड़ी कॉमन सी बात है।
सो ट्रॉमा में डायरेक्ट ट्रॉमा और सर्जिकल ट्रॉमा। फिर उसके बाद जो आपने बोला हाइड्रोसील, पेरिकोसील, ये वो, तो वो लोकल एनवायरनमेंट। ठीक, इसके बाद आ गया रेडिएशन, कैंसर का ट्रीटमेंट जो आपने बार बार बोला, एक्सपोजर टू रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। कितनी सारी कॉजेज निकल आई, मैं दोहरा देता हूँ। आपने कोई भी कॉज हो बचपन से सोचना है, एट बर्थ सोचना है पहले, कुछ भी हो। मतलब मैं पूछूं ब्लॉक ट्यूब्स की क्या वजह हो सकती, आप बोलेंगे इन्फेक्शन, वहां से शुरू करेंगे, वो तो बाद में आएगी। एट बर्थ डेवलपमेंटल एनोमलीज, वहां से शुरू करेंगे, फिर आगे चलेंगे। आप देखें ना, हमने एजोस्पर्मिया की कितनी सारी कॉजेज कर ली। एट बर्थ क्रोमोसोमल एनोमलीज, उसमें एक लाइन फैक्टर है, मोजेसिज्म है। फिर नेक्स्ट इज अनडिसेंडेड टेस्ट, ये भी एट बर्थ हो। मैं इस ऑर्डर में बोल रहा हूँ ताकि आपको इसी ऑर्डर में उनका ट्रीटमेंट भी फिर आना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? फिर obstruction could be congenital, could be acquired. फिर cystic fibrosis आपने बोला, congenital disease. फिर trauma आपने बोला, trauma could be road traffic accident or bilateral vasectomy. Then infection आपने mumps बार बार बोला। फिर local irradiation हो गई, कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया। ये हाइड्रोसील, वेरिकोसील, they don't cause azoospermia, they cause oligospermia, लेकिन उनको आखिर में बोल सकते हैं। सो ये आ गई कॉजेस हमारे पास। अब शुक्रिया, तो तुमसे हटके मैं किसी और से भी पूछ लूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आई होप कि मेरा जो आपको मैंने कोई आपको नई बात नहीं बताई, आप ही का नॉलेज ऊपर नीचे उसका ऑर्डर मैंने तब्दील किया है बस। सो इसका मॉरल ये है कि हिस्ट्री में जो चीज हाईलाइट की जाए, आपने ब्रीफ करके सारा कुछ उस पे पहुंच के फिर उसको डायलेट कर। अगली दफा मैं ट्यूबल पेटेंट से करूंगा, मैं समझ गया हूं कि मुझे ये डिटेल में करना चाहिए। तो वो हम उसकी सारी हिस्ट्री यही लेंगे जैसे लेते हैं, लेकिन ब्लॉक ट्यूब्स की कॉजेस पे पहुंच के फिर उसको डायलेट करेंगे। आप में से ब्लॉक ट्यूब्स के साथ कौन करना चाहेगा अगली दफा? वॉलंटियर कर। सिद्रा सर कोई नहीं करता तो मैं करूँ। जी, सर कोई नहीं करता तो मुझसे करा लीजिए। कौन है आप? सिद्रा है? या क्या नाम है आपका? सर शुक्रिया। ओ शुक्रिया, आपने आज कर लिया ना। चलो कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं वॉलंटियर करेगा तो मैं आप ही से करवा लूंगा। लेकिन यहाँ सिद्रा ने कहा था, सिद्रा कहाँ से बोल रही? यहाँ लिख के आया था। यस है, आर यू देयर सिद्रा? नहीं, फिर वो नहीं वॉलंटियर कर रही। कोई और बोले? सर मैं कर लूं? कौन? सर डॉक्टर इज्जत चीमा। जी सर। बिल्कुल, आप पिछली दफा भी बोली थी कराची से। जी सर। सर मेरा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने इमरान भाई से कहा था कि डॉक्टर यूसुफ से बात कर लें, उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया सर। ओ तू छट, तुम वो हो ना जिसने कहा 10 साल? जी सर, जी सर।
और जब तुम्हारी मुझसे बात होगी जब मर्जी आ जाओ। अच्छा सही, ठीक है, थैंक यू सर। लेकिन रहने का तुम्हारा बंदोबस्त होगा और मैं तुम्हारी डेली क्लास लूंगा 1 महीना। ठीक है सर, तो सर मैं 1 महीने पहले आ जाऊं, अगस्त में आ जाऊं? ये मुझे टेलीफोन करके आना ताकि पक्का हो। अगस्त बहुत दूर है कि मैं उस पूरा महीना लाहौर में हूँ। अच्छा अच्छा, तो नहीं सर, तो टेलीफोन किसको करूंगी? वो इमरान शफी को ही करना अच्छा सर, नहीं सर कि आप अभी मैं कहते हैं मैं अभी आ जाती हूँ। अभी जनवरी में, दिसंबर में सर ना, मैंने अटेम्प्ट, दिसंबर में मैंने जी कोई अपना वालों की मीटिंग है लंबी सी, मैं वहां जाना 1 हफ्ते के लिए। तो अच्छा आप जनवरी में आ। सही सर, मैंने अटेम्प्ट ना ये वाले में फॉर्म नहीं सबमिट कराया है, तो वो मैं कब है? इम्तिहान सर वो अगस्त की थ्योरी के बाद होगा। वो तो फिर तुम जरा जुलाई अगस्त में आओ ना, जुलाई अगस्त। ठीक है सर। ये तुम्हारी मर्जी है, पर तुम जनवरी में भी आ सकती हो, लेकिन जो भी है आ जाओ। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है यहाँ कहाँ ठहरोगी तुम? सर, कोई देखूंगी हॉस्टल वगैरह कुछ। हाँ, इमरान शफी को कहना, मैं कह दूंगा किसी हॉस्टल में तुम्हारा बंदोबस्त कर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, जजाकल्लाह खैर सर। चले, ये डॉक्टर सिद्रा ने कहा था कि मैं ट्यूबल पेटेंसी की हिस्ट्री करूंगी। आर यू देयर? हाँ, सर ये हमने कॉजेज तो इन्यूमरेट कर ली हैं एजोस्पर्मिया की, तो सर अब इनमें से ट्रीटेबल कॉज तो वही है जो कि 1 मिनट, एजोस्पर्मिया पर वापस आता हूँ। ऐसे साइड लाइन हो गया, लेकिन वॉलंटियर फॉर ट्यूबल पेटेंसी केस, तो ये बोलो ना यार। आप 50-60 वहां बैठे हो, एक वॉलंटियर क्या करती हो तुम? ऐसे सर मैं मौका करने तो को तैयार हूँ। कौन इज्जत? जी सर। नहीं, तुम तो अब मेरे पास आ रही हो ना, तुम्हारे तो मैं अच्छी तरह तुम्हें नहलाऊंगा, तुम्हें तो वो तो परेशान हो जाओगी जब मैं तुम्हारी क्लास लूँ। ये मैं पहले नहीं वार्न। कोई बात नहीं सर, कोई तो, बात नहीं सर। तो बोलो सिद्रा, फिर बार बार सिद्रा, कोई कोई नाम बोलो ना जो वॉलंटियर कर। ट्यूबल पेटेंसी का केस अगली दफा। सलमा नदीम। सलमा नदीम, आप हैं वॉलंटियर? बोलो ना। सलमा नहीं, सायमा। सर मेरा नाम लिख लीजिए, इनाया सऊद। क्या नाम है? इनाया सऊद। मैं समझ नहीं रहा आपका नाम, सॉरी। इनाया इनाया। नाया। जी और सर फ्रॉम उधर कराची। सायमा भी बोली थी। सायमा, तुम भी वॉलंटियर हो? इंशाल्लाह मैं करूंगी। चलो, ये 2 नाम मैंने लिख लिए, एक नाया, एक सायमा। अच्छा, ये वी कम बैक। अब ये हमने कॉजेज निकाल ली। आप जब कॉजेज निकालें, इसी तरह ट्यूबल पेटेंसी की भी अगर खराबी है, कोई ब्लॉक है, तो उसके भी कॉजेज निकालें। फिर हर सिचुएशन का आपने इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट बोलना, अगर कोई है। मसलन बोलिए जी, अगर आपके पेशेंट को कॉज ऑफ एजोस्पर्मिया इज क्रोमोसोमल एनोमली, फिर उसका क्या करेंगे? कहाँ गए मेरी कैंडिडेट? सर डोनर स्पर्म या एडॉप्टेशन, और तीसरा हमारे पास आ जाता है चाइल्डलेसिस। हाँ, डोनर पहले ना लफ्ज बोलो। जिसको क्रोमोसोमल एनोमली है, आपका पहला फिक्रा होगा
I will counsel my patient. तुम सीधा डोनर पे चली जिसमें के उसका कुछ नहीं किया जा सकता. Number 1, I'll counsel my patient about the situation that he cannot produce spermatozoa, so he cannot have a baby. ये counseling. In this situation, there are two possibilities. One, adoption. Two, donor sperm. इस तरह से बोल. चले. आपका नाम मैं भूल गया हूँ. कौन बोल रही थी? ऋषि. सर साहब अच्छा हो. हाँ? शुक्रिया. चले बोलिए फिर. क्रोमोसोमल एनॉमली निकला ही तो फिर क्या कहेंगे? क्या बताएं? क्या करेंगे? Sir, chromosomal anomalies के केस में we will counsel the patient regarding his condition that he is unable to produce sperm. So, and there is no treatment. And there is no treatment. Sir, the option for him is the adoption, or he can use donor sperm. Very good. Undescended testis निकला. Sir, in case of undescended testis, the sperm the sperm production is also compromised, and there is no treatment in that case. तब यही कैच हो गया ना. If he was diagnosed, एक मिनट. अब वो आया तो अब है ना इनफर्टिलिटी के लिए. आप ये कहिए undescended testes, if they are corrected in first 2 years of life, then spermatogenesis is possible. However, in this case, as he's grown up and the testes are still undescended, then rest of spermatogenesis has taken place. Nothing can be helped. वही बात फिर वही जो क्रोमोसोमल की होगी. फिर बोलिए undescended testes. In case of undescended testes, if they were corrected during first 2 years of life, then he would be able to produce sperm. But now the spermatogenesis process is not possible in these testes. So the option for him would be adoption. वही होगी. Good. अच्छा ना. अब obstructive azoospermia है. ये पहले डायग्नोज कैसे करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्म? सर जी. नॉर्मल FSH-LH. वेरी गुड. उसका FSH-LH टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल होगा. टेस्टोस्टेरोन भी है. तो फिर लेकिन इससे पता तो नहीं चलता कि ऑब्स्ट्रक्टिव है. सर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे. उसमें क्या आएगा? Patient may have history of infections, trauma, surgery, radiations. हर बंदा जिसको हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन हो, जरूरी नहीं कि उसको ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया हो जाएगा. जरूरी नहीं. कोई वॉलंटियर है जो बोलेगा? सर टेस्टिकुलर बायोप्सी करेंगे. एक्सेलेंट. कौन हो आप? यास्मीन. डॉक्टर मरियम. मरियम कहाँ से बोल रही हो? सर अभी तो हैदराबाद से बोल रही हूँ, लेकिन बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी से ट्रेनिंग की है. चलो वेरी गुड माशाल्लाह. तो जब आपको पेशेंट, ये मैं बता दूं क्योंकि अब टाइम थोड़ा सा रह गया. जब एजोस्पर्मिया का पेशेंट है, ऑन एग्जामिनेशन टेस्टिस नॉर्मल है और कोई लोकल कॉज नहीं है, तो उसका फिर FSH हार्मोन स्टडी करवाएंगे. वो भी नॉर्मल है, तो फिर उस केस में हम टेस्टिकुलर बायोप्सी करेंगे.
लेकिन टेस्टिकुलर बायोप्सी मोटा लफ्ज लिखा हुआ है, आप ये कहिए, लिख लीजिए, किताब में इस तरह शायद ना लिखा हूं। हम करेंगे FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन। बायोप्सी इज ओल्ड फैशन ट्रोमेटिका, तो हम फाइन नीडल एस्पिरेशन करेंगे और उसमें स्पर्म नजर आ जाएंगे, तो स्पर्मेटोजेनेसिस है वहां, इसका मतलब ये ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है। चलें, गुड, वेरी गुड। ये पिंडी हैदराबाद वाली का लड़की, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया कंफर्म हो गया, तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है? शुक्रिया। करेंगे और एक्सी करेंगे, या फिर सर वो करेक्टेबल कॉज है अगर, तो फिर उसकी सर्जिकली कॉज को ट्रीट करेंगे। कौन सी करेक्टेबल कॉज है? सर ऑब्स्ट्रक्शन एपिडिडमस लेवल पे। आप ये कहिए वास डेफरेंस पे या लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है? तो फिर क्या उसकी सर्जरी को क्या कहते हैं? ट्रांसक्यूटेनियस या परक्यूटेनियस स्पर्म एस्पिरेशन। वो नहीं, उसका है ये, आपको मतलब ये अंदाजा होना चाहिए, ये मैक्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं है, ये माइक्रोस्कोपिक सर्जरी, जो कि वास्ट डिफरेंस जो है उसका ल्यूमन माइक्रोस्कोपिकली विजिबल है। हर पेशेंट को तो आप ये कहिए माइक्रोस्कोपिकली एंड टू एंड एनालिसिस या एंटीसाइड, उसका डेटा कलेक्ट करो, ये बोलेंगे। एक माइक्रोफोन बंद करो, ये एक ट्रीटमेंट तो ये हो गया माइक्रोस्कोपिक सर्जरी। दूसरा ट्रीटमेंट क्या है? सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल। सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल फॉर गुड 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 वेरी गुड फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इक्सी ट्रीटमेंट, इक्सी IVF की बेहतर फॉर्म कि वो स्पर्म इतने थोड़े होते हैं, वो एग में इंजेक्ट करते हैं, इक्सी कहते हैं, ICSI। जो भी बोला है बहुत अच्छा बोला। तो अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है तो पहले कंफर्मेशन बाय FNAC, अगर वो कंफर्म हो जाए फिर उसके दो ट्रीटमेंट, सर्जिकल करेक्शन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन और सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल, जिसको टीजा पीजा भी कहते हैं, टीजा पीजा, तो वो भी कहते हैं, वो लेके इक्सी IVF इक्सी ART ट्रीटमेंट, वेरी गुड। फिर वो अगर ट्रॉमेटिक है बायलैटरल विजेक्टमी, उसका भी फिर यही ट्रीटमेंट हो गया, या सर्जिकल करो या इक्सी करो। अगर लोकल एनवायरनमेंट खराब है, वेरिकोसील है, हाइड्रोसील है, उसकी सर्जिकल करेक्शन करो। अगर रेडिएशन या कीमोथेरेपी की वजह से है सर, तो एक मिनट, पोर प्रोग्नोसिस है, लेकिन मे बी दे विल रिस्पॉन्ड टू हार्मोनल स्टिमुलेशन ऑफ द टेस्टिस, मे बी वो गोनाडोट्रोपिक टीके लगाए तो वही कोई अदरवाइज सिचुएशन एज एजोस्पर्मिया क्रोमोसोमल या अनडिसेंडेंट की तरह का है। जी, कोई पूछना चाहती थी? क्वेश्चन है सर। एक तो कीमो रेडिएशन से जो उसका एजोस्पर्मिया हुआ है सर, उसको हम काउंसिल कर सकते हैं कि हम इसको टाइम देंगे, हो सकता है टाइम के साथ ये पहले आई एग्री विद यू कि जाहिर है कि
वो टाइम देना इसलिए भी जरूरी है कि जिस कैंसर का उसका ट्रीटमेंट हुआ है उसको 2-4 साल 5 साल हो गए हों, वो पूरा मतलब क्योर तो होता नहीं है, लेकिन वो उसको रिकरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, फिर ही हम उसकी प्रेगनेंसी की तरफ जाएंगे ना। जी। तो आई एग्री विद यू कि पहले वी शुड गिव देम टाइम। सर गाइडलाइंस हुआ था कि वेरिकोसील करेक्शन सर्जरी का कोई उसका वो रोल नहीं है, कोई रोल नहीं के ये लिए कहते हैं। लेकिन रोल अब आप जो सर्जन है उनसे मिलो, यूरोलॉजिस्ट, क्योंकि ये दोनों तरफ की बात है। गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं कोई रोल नहीं है, मतलब मैं वेरिकोसील को देख के मैं नहीं कहता तुम करवाओ कुछ, लेकिन यूरोलॉजिस्ट दे स्टिल फील कि वेरिकोसील की सर्जरी से स्पर्मेटोजेनेसिस बेहतर हो जाता। जी सर, यूरोलॉजिस्ट को कहते हैं कि इसका काफी रोल है, जी इसको करेक्शन मांगता है ये जी वेरिकोसिल। ये चल प्रैक्टिस जो कुछ लोग क्लोमिट देते हैं इन लोगों को, उसका भी वो ये गाइडलाइंस में लिखा बोल स्टिमुलेशन के तौर पर देते हैं। और वो मैंने कहा ना, गुनाइट्रोपिन का नाम लिया मैंने, गुनाइट्रोपिन से पहले यू कैन गिव क्लोमिफेन सिट्रेट 1 OD फॉर एटलीस्ट 3 months। सर ये उन लोगों को देंगे जिनके एफएसएच लेवल्स कम है। हाँ, ये उनको देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जिनका एफएसएच हाई हो उनको कोई इसका फायदा नहीं, क्योंकि इसका मतलब उसकी बॉडी में वो गोनाडोट्रोपिन आर बीइंग प्रोड्यूस एट ए हाई लेवल टू स्टिमुलेट, स्टिल इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो आपके टीकों का कोई फायदा नहीं होगा। सो दिस ट्रीटमेंट इज ओनली शुड बी प्रिस्क्राइब जहां एफएसएच लो हो। सर एक और क्वेश्चन है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो लोग लेते हैं उनके एफएसएच लेवल्स कम होते हैं या हाई होते हैं? वो स्प्रेस करेंगे हाई के से। एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो है, कोई भी जब आप स्टेरॉइड देते हैं बाकी एंडोक्राइन में बाकी सबको सप्रेस करते हैं। जब सिंपल हर हार्मोन जो है उससे सप्रेस हो जाता है। ठीक है सर, थैंक यू। ये सिंपल टिप आप याद रखें। चले मेरे ख्याल में हम अब समराइज करते हैं 10:30 होने वाले। तो कि मैं तो बड़ा इमरान से खुश हूँ कि उसने ये कहा। तो मैं समझा था हमने तो सब फर्टिलिटी कर ली है, हमने बिल्कुल नहीं की। थैंक यू सर, जो आज बताया वो किसी ने कभी ऐसे नहीं बताया। अच्छा चलो, थैंक यू। तो इसी तरह फिर हम दूसरे 2-3 कॉजेज जो हैं सब फर्टिलिटी की, उनकी भी बात कर लेंगे, ताकि इम्तिहान में तो कॉज के साथ आएगा ना, अनएक्सप्लेन तो बड़ा काम होता है। तो इम्तिहान में अनकॉमन है कि प्रैक्टिस में बहुत कॉमन है अनएक्सप्लेन। तो अगली दफा हम ट्यूबल पेटेंसी की बात करेंगे, और वो 2 डॉक्टर हैं, नोट कर लें जी, एक डॉक्टर नाया और एक साइमा, ये केस प्रेजेंट करेंगे और डिस्कस करेंगे हम। और बेसिकली ये जो मैंने लिस्ट बताई है एजोस्पर्मिया की, आप इसका हर एक का इस तरह जैसा मैंने बोला है वो ट्रीटमेंट डिफाइन कर लीजिए, डिफाइन कर लीजिए कि ये होगा तो हमने ये करना है, ये होगा तो हमने ये करना है, फिर आपको कोई नहीं पकड़ सकता, फिर कोई नहीं पकड़ सकता इंशाल्लाह। सर स्पर्मेटोजेनेसिस फेलियर का क्या करेंगे? जी, स्पर्मेटोजेनेसिस फेलियर, क्या फेलियर? सर स्पर्मेटोजेनेसिस फेलियर, एफएसएच एलिश नॉर्मल आ हाँ, रहा है तो लेकिन वो तो फिर वो बात वही होगी ना, स्पर्मेटोजेनेसिस एफएनएसी जो कर रहे हैं हम, उसके 2 पॉसिबिलिटी है। ऑब्स्ट्रक्टिव में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में फेल वहां नहीं होगा स्पर्म, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस फेलियर कहते हैं। वो उसकी वजह या टेस्टिस में है, या एनवायरनमेंट में है, या हार्मोन में है, या क्रोमोसोम में, वो जो बातें हमने की हैं। सो स्पर्मेटोजेनेसिस फेलियर का वही ट्रीटमेंट है जो कंजेनिटल कॉजेज की वजह से है। दैट इज काउंसलिंग नंबर 1, नंबर 2 अडॉप्शन, नंबर 3 डोनर स्पर्म। चले, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।
फिर डॉक्टर इज्जत, जब तुमने आने का प्रोग्राम बनाना हो तो मुझे बता देना। मैं इमरान शफी को कहूँगा कि हॉस्टल किसी में आपका बंदोबस्त करे, लेकिन 1 महीने के लिए आना। जी सर। और जी सर। इस तैयारी में आना कि मैं डांटूंगा बहुत। मैं क्या सर? सॉरी सर। मैं बहुत डांटता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, बहुत। आप लोगों को तो शक्ल नजर नहीं आती, इसलिए तो मैं कुछ कहता नहीं, कभी कभार फेलियर का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन नहीं जो नहीं 1 to सर, 1 मैंने डॉक्टर बुशरा से डॉक्टर बुशरा ने मुझे बताया हुआ है कि सर डांटते बहुत हैं, लेकिन सर के पास सर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं। चलो पर सर आप तो पढ़ाएंगे बकायदा 1 मंथ के लिए डॉक्टर इज्जत को? हाँ जी, सर आप 1 मंथ के लिए डॉक्टर इज्जत को पढ़ाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर हम आना चाहें? हाँ, 2-3 हो जाए तो कोई मजाक में नहीं, लेकिन फिर बड़ा ग्रुप हो जाएगा ना, फिर वो 1 to 1 ट्रेनिंग नहीं है। आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, फिर थैंक यू सर। इसके साथ प्रोग्राम बना के इकट्ठे आओ। ठीक है सर, थैंक यू सर। खुदा हाफिज।